नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं, यानी जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। कसम संविधान की का इस वक्त का मुद्दा है काशी की ज्ञानवापी, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शायद इसी लिस्ट में और भी बड़े नाम जिनकी गाहे बगाहे बीच बीच में आप चर्चा सुनते ही हैं। बीच बीच में इस तरह के विवाद उठते ही रहे। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो दीवार है जो अयोध्या को काशी और मथुरा से अलग करता है, लेकिन ये एक्ट ही अब सवालों में है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहस के दायरे में भी है। कई याचिकाएं हैं कि इस एक्ट को खत्म किया जाए या इसमें संशोधन किया जाए और काशी मथुरा पर वापस हिंदुओं के कब्जे के रास्ते को सुनिश्चित किया जाए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग की है कि वो इस एक्ट में किसी भी तरह के बदलाव को रोकें, इसे खत्म करने की साजिश को नाकाम करें। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि एक्ट में किसी तरह का बदलाव देश में हिंदू और मुस्लिमों में दरार पैदा करेगा, देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को बिगाड़ेगा, देश फिर 92 के अयोध्या के बाद वाले दौर में चला जाएगा। 6 पॉइंट में बहुत कुछ लिखा है असदुद्दीन ओवैसी ने। इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से ऐसे भी प्रस्ताव आए कि अगर काशी और मथुरा उन्हें दे दिया जाए तो वो और किसी मस्जिद पर या और किसी ढांचे पर अपना दावा नहीं करेंगे। हिंदू पक्ष के मुताबिक अयोध्या, काशी और मथुरा ये तीनों उसकी आस्था से जुड़े हैं और इन तीनों को ही कहीं पर रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ओवैसी ने साफ कहा कि मुसलमान अब किसी की आस्था के लिए अपनी कोई और मस्जिद कुर्बान नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी मोदी से वरदान चाहते हैं, अभयदान चाहते हैं कि वो 1991 के एक्ट को बदलने से रोकें। तो इस वक्त इस मुद्दे पर बड़ी बहस इसलिए है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सियासत हो रही है और ये लगातार हुई है ज्ञानवापी के समय से ही। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस एक्ट को बनाए रखने के लिए, इसमें किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। ये बहस जरूरी है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान अब दूसरों की आस्था के लिए अपनी मस्जिद कुर्बान नहीं करेंगे। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये बहस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कानून को अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक बनाने की साजिश भी इसमें देखी जा रही है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। क्या किसी की आस्था मेरी आस्था से बढ़ के है? मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है और कुछ नहीं है। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है और कोई इसके ऊपर बातचीत तो करिए, सौदा तो छोड़िए, बातचीत भी नहीं कर सकता है। ये दो तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम है? मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, मस्जिद तो तोड़े जाते हैं। मैं अपनी मस्जिदों को किसी की आस्था के लिए कुर्बान करूं तो वो हरगिज़ कोई भी एक गयूर भारत का मुसलमान तैयार नहीं होगा। तो सारे 40,000 मंदिरों को जो तोड़ा है उसको तो नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ 3, क्योंकि वो कहीं और नहीं बन सकता है। अगर आप पुराने ज़ख्मों को कुरेदेंगे तो फिर ज़ख्म खुलेंगे और उस ज़ख्म का खमियाजा हम तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और असदुद्दीन ओवैसी जी, बड़ा सवाल यही है कि आपको इस एक्ट को लेकर ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई और क्या है इस चिट्ठी में ऐसा? नहीं, बहैसियत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सांसद के मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूं और मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनको याद दिलाया कि एक जो जनरल प्रिंसिपल होता है, ड्यूटी होती है एग्जीक्यूटिव की, वो पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन को वो उसको प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए हमने कहा और साथ में हमने प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी में इस बात का याद दिलाया कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। तीसरा, वो क़ानून इसलिए बनाया गया था कि हमारे माजी में जो ज़ख़म थे वो दोबारा ना खुले। और चौथी उसमें अहम बात यह है कि हम कब तक हिस्टोरिकल गलतियों को सही करते जाएंगे। अब तो भारत एक आज़ाद देश है और उस आज़ाद देश में हमको अपने आज़ादी का जब अमृत उत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के जो हमारे जो लीडर और मुजाहिदीन थे उनके ख्वाबों को पूरा करना, उनके ख्वाबों को पूरा करना इस तरीके से नहीं है कि ये ऐसा हुआ था 500 साल पहले, 700 साल पहले, हम उसको सही करेंगे। तो ये तो भारत को सही राह पर लेकर नहीं जा रहे। इसलिए हम जो आज़ादी के हमारे वैल्यूज़ है, फ्रीडम स्ट्रगल के, उसको भी सामने रखकर हमने प्रधानमंत्री से अपील की और जो नॉन रेट्रोगेशन का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको फॉलो करने की ज़रूरत है।
और आखिरी पॉइंट अगर आप देखेंगे मैडम, जो उस चिट्ठी में लिखा छठा पॉइंट ये था कि हम एंडलेसली लिटिगेट नहीं कर सकते, और एक मॉडर्न इंडिया के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिवल डिस्प्यूट्स को ही डिसाइड करते बैठे। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से अपील की कि ये अननेसेसरी रिलीजियस डिस्प्यूट्स को और भारत के डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे कि वो 91 के एक्ट के तहत है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए उसको उसमें अमेंड नहीं करेंगे। तो आपने जब ये चिट्ठी लिखी तो सवाल ये उठेगा कि आपके मन में आशंका है कि वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव हो सकता है। आपको क्या डर लग रहा है कि सरकार इसे खत्म कर सकती है या इसमें अमेंडमेंट कर सकती है? यकीनन है, इसीलिए तो हमने ये चिट्ठी लिखी है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा है चिट्ठी में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है भारत की वो हमारे सिस्टम में एम्बेडेड है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप अगर उस कानून को बरकरार रखेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस पूरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को देंगे, ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को। तो यकीनन हमको इस तरह की आशंका है, इसीलिए तो हमने ख़त लिखा है प्रधानमंत्री को, और हमने उनको याद दिलाया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि आप इस कानून को प्रोटेक्ट करें और आपकी सरकार इस कानून को अमेंड ना करे, उसमें कोई हटाए ना इस कानून को। ठीक है, लेकिन फिर सवाल ये भी उठेगा असदुद्दीन ओवैसी कि आपकी इस आशंका का आधार है क्या? क्योंकि बीजेपी ने तो इसे स्क्रैप करने को लेकर कुछ कहा नहीं है, और जहां तक रहा इस पूरे मामले का सवाल, ये तो कोर्ट में है। बीजेपी तो कहीं पर पार्टी है नहीं इस मामले में, अगर है तो आप बता दीजिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बीजेपी ने चैलेंज नहीं किया गया, मगर जितने पिटिशनर्स गए हैं क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? और मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, मैं माजरत चाहूँगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, बल्कि मुझे याद आ रहा है, अगर मेरी मेमोरी सही है तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज ने मौजूदा एएसजी साहब से पूछा था कि आपकी पर्सनल राय क्या है इसमें, तो उन्होंने पर्सनल राय ये कहा कि वो इस एक्ट की तायद में नहीं थे वो। और कई बीजेपी के लीडर्स का भी आप प्रेस स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, वो कह रहे कि नहीं इस एक्ट की ज़रूरत नहीं है, इस एक्ट को ख़त्म करना चाहिए। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है। जिस सेक्शन की बात आप बीजेपी में कर रहे हैं सर, बीजेपी की तरफ से एक और तर्क और दलील जो दी जाती रही वो ये कि ये एक्ट जो था दरअसल ये राजनीतिक मंशा थी इसके पीछे, और बीजेपी ये भी कहती है कि जब ये बिल पार्लियामेंट में आया तो उसके जो एमपीज थे उनके द्वारा इसका विरोध किया गया था। जहाँ तक जनाब सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात है, वो हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आए थे। हैदराबाद में एक जगह है मदीना एजुकेशन सेंटर में आकर उन्होंने बीजेपी को इतना कहा, इतना क्रिटिसाइज़ किया, तो अब वो सुब्रमण्यम स्वामी पलट गए हैं। रहा सवाल के पार्लियामेंट के एक्ट का, तो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है, और बल्कि मैडम पार्लियामेंट से हटकर भी बाबरी मस्जिद के सिविल टाइटल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो एक्ट है इसको नॉन रेट्रोग्रेशन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक सेकुलरिज्म से है, और सेकुलरिज्म भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस में अपने जजमेंट में बात कही थी, जिसमें अब जो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे उस जनाब चंद्रचूड़ साहब उस बेंच में थे, उस जजमेंट में बात लिखी गई है। नहीं, लेकिन आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहे थे, वो आपको फ्रेंड बताते हैं, अपना दोस्त बताते हैं, उनकी तरफ से प्रपोजल्स भी हैं। लेकिन ये जो पूरी सियासत हो रही है असदुद्दीन ओवैसी, सुब्रमण्यम स्वामी तो प्रपोजल की भी बात करते हैं कि भाई अयोध्या, मथुरा और काशी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इनको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, इन्हें कहीं और नहीं बनाया जा सकता। उनका तो प्रपोजल ये कि इन अयोध्या को ऑलरेडी कोर्ट सेटल कर चुका है, बाकी के जो मथुरा और काशी हैं दरअसल इन्हें भी अगर मुस्लिम्स क्लेम छोड़ दें तो ये पूरा मामला सुलझ सकता है, इसका समाधान आ सकता है। देखिए, काशी के बारे में तो प्रधानमंत्री ने तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर खुद उसको मॉडर्न रिनोवेशन किया, और जब रिनोवेशन हो रहा था तो मुस्लिम पक्ष से एक प्रॉपर्टी एक्सचेंज की गई है। तो आप प्रॉपर्टी किससे एक्सचेंज करते हैं? किराएदार से एक्सचेंज करते हैं या मालिक के मकान से एक्सचेंज करते हैं? रहा सवाल मथुरा का, तो 1960s में मथुरा में मुसलमानों से एक एग्रीमेंट हुआ
और उसमें कई चीज़ें उस एग्रीमेंट के तहत मंजूर हुई। उसके बाद वहाँ पर एक बेहतरीन आलीशान मंदिर भी बन गई। मेरा बोलना यह है कि क्या सिर्फ आप इन दो मुद्दों की क्यों बात कर रहे हैं? फिर जैन मंदिर का क्या होगा? बौद्ध के बुद्धिज्म के मोनास्ट्रीज का, उनके प्लेस ऑफ वर्शिप का क्या होगा? इसीलिए 91 के एक्ट का स्पिरिट यही था कि 15 अगस्त 1947 को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को छोड़कर तमाम प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को उसका वही मौक़िफ़ रखा जाएगा, और यही इसको मानना पड़ेगा। वरना अगर आप लेकर जाएंगे तो फिर आप तैयार हो जाइए। जो 1980s और अर्ली 90s में जो भारत में जो तूफान खड़ा हो गया था नफरत का, जो दीवारें उठ चुकी थी, तो फिर क्या आप दोबारा उसी दौर को वापस लेकर लाना चाहते हैं? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आप हवाला दे रहे हैं, जो यहाँ पर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है बस यही आधार है कि इस आधार पर ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसे कंटिन्यू किया जाए, इसे जारी रखा जाना चाहिए? हाँ, मेरा मानना यह है कि जो 91 का एक्ट है वो, जो अगर आप पुराने ज़ख्मों को कुरेदेंगे तो फिर ज़ख्म खुलेंगे और उस ज़ख्म का खमियाजा हम तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो एक्ट का जो स्पिरिट है वो इसलिए बनाया गया था कि भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ सब चीज़ हैं, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और हम कब तक लिटिगेट करेंगे मैडम? क्या ये, अगर आप न्यू इंडिया बोल रहे हैं तो क्या न्यू इंडिया में आप उन तमाम चीज़ों को लेकर आएंगे? और मैं यहाँ पर ये बात कोट करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंदा की। उन्होंने क्या कहा था उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में? अगर कल कोई डालेगा केस तो क्या जाएगा? क्या हम इसी तरह हम लोग इन्हीं चीज़ों में मेडिवल डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करने में लगेंगे? या फिर भारत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, महंगाई का, चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है, गुर्बत का, जो इतने ज़्यादा करोड़ों लोग गरीबी में आ गए, कितने करोड़ों लोग रात में भूख खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, हमारे जो वेस्टेड चिल्ड्रन का मसला है। तो अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर भाजपा उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहती है तो फिर ये तो देश के हित में नहीं होगा। ठीक है, आपकी लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है वो सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इर्द गिर्द नहीं, आप दूसरे मुद्दे भी गिना रहे हैं। लेकिन जो याचिका करता है, कई पिटीशंस आई कोर्ट के सामने, उसमें एक दलील जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दी जा रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक्ट जो है दरअसल आक्रांताओं का जो कब्जा है उसे मान्यता देने का काम करता है। यह भी कहा गया कि इस एक्ट द्वारा हिंदू आस्था पर चोट की गई है, प्रहार किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो लोग जो कहते हैं वो जो गलत कह रहे हैं। मैंने स्वामी विवेकानंदा को कोट किया उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में, उसके बारे में उनकी क्या राय है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट और जैन के जो मोनास्ट्रीज और मंदिर थे उसका क्या करेंगे फिर आप? क्या उसको चेंज नहीं किया गया है? आप कहाँ पर एक लाइन डालेंगे, कहाँ पर ये ख़त्म होगा, ये बताइए। यही तो हम कह रहे हैं। अगर आप इस देश का तो कोई रिलीजन नहीं है, ये देश सब रिलीजन को मानता है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, और जो नहीं मानता उनको भी मानता है। जाहिर तौर पर देश में हर आस्था का सम्मान है, लेकिन क्योंकि आप ये कहते हैं आप लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, तो सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि अयोध्या ऑलरेडी कोर्ट सेटल कर चुका है, इसके अलावा काशी और मथुरा जो है वो हिंदुओं को दे दिए जाएं, जिसके बाद किसी तरह का वो दावा नहीं करेंगे। और अगर हिंदू पक्ष की तरफ से कोई दावा किया जाता है काशी और मथुरा के अलावा, वो यहां तक कहते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए, वो मुस्लिम साइड की तरफ से जो केसेस हैं वो तक लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीनों हिंदुओं को दिए जाएं। अयोध्या ऑलरेडी कोर्ट सेटल कर चुकी है। देखिए, मैं मस्जिद जो होती है ना, ज्ञानवापी मस्जिद, और जो मथुरा की ईदगाह है वो असदुद्दीन ओवैसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और कोई इसके ऊपर बातचीत तो करिए, सौदा तो छोड़िए, बातचीत भी नहीं कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब के वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, उनके फेसबुक के ऊपर, वो तो एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे हैं
आप किसी आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की वेबसाइट पर जाइए, उनके पास तो 50,000 की लिस्ट है। और मैडम, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो इसी तरह से बात की गई थी कि मुसलमान अब खामोश हो जाएं, अब दोबारा हम कोई मसले को नहीं उठाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूं ना, ये बिल्कुल, ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। ये आर्गुमेंट आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर आप जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को आप तकलीफ देंगे, नहीं, कल कोई जैन भी उठेगा, कल कोई बौद्ध समाज के भी उठेगा, तो फिर आप कहां खत्म करेंगे इन चीजों को? नहीं, लेकिन ये तो आपको लगता है ना कि हिंदू समाज जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उसे हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिंदू पक्ष तो ये कहता है कि जब वो अयोध्या, काशी और मथुरा की बात करता है तो ये सीधे तौर पर उसकी आस्था के केंद्र में है। समझ गया मैं। क्या किसी की आस्था मेरी आस्था से बढ़ के है? क्या बात है ये? क्या आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के है? क्या मेरी आस्था आपकी आस्था से कम है? क्या आप ऊपर के सिटीजन है, मैं नीचे का सिटीजन हूं? क्या आप खुदा के मुंह से निकले और क्या मैं पैर से निकला? क्या इसीलिए आपकी आस्था बड़ी है? क्या भारत में संविधान है और ये देश आस्था से नहीं चलता, ये देश कानून से, रूल ऑफ लॉ से चलता है। आप आस्था की बात कहां से ला रहे हैं? आज तक जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के ऊपर, आस्था के ऊपर था जजमेंट वो। और जो क्रिमिनल केस आया, सारी दुनिया के सामने अडवाणी की लीडरशिप में मस्जिद को तोड़ा गया, किसी को भी सजा नहीं हुई उसमें, एक आदमी को भी सजा नहीं हुई उसमें। देखिए, जहां तक आस्था का सवाल है ना, आपकी आस्था बड़ी है ना, मेरी आस्था छोटी है। लेकिन ये जो अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूं, वो सवाल इसलिए है क्योंकि मैं समाधान की बात करना चाहती हूं। आप एक बड़े मुस्लिम नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसे सुलझाने में आप एक अहम किरदार निभा सकते हैं? अगर इस तरह का प्रपोजल आता है हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 रिलीजियस प्लेसेस पर आप क्लेम छोड़ दीजिए, जिनमें से एक को बार बार दोहराते हुए कोर्ट ऑलरेडी सेटल कर चुकी है, ऐसे में अगर समाधान निकल सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी जी क्यों ना निकाला जाए वो समाधान? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी मस्जिदों को किसी की आस्था के लिए कुर्बान करूं, तो वो हरगिज़ कोई भी एक गयूर भारत का मुसलमान तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये आस्था के ऊपर देश नहीं चल सकता। वो जो क़ानून बनाया गया है वो मुस्लिम अपीसमेंट के ऊपर नहीं बनाया गया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने नॉन डिट्रोग्रेशन को भारत के सेकुलरिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया, तो इसमें मुस्लिम अपीसमेंट कहाँ है? कहे का मुस्लिम अपीसमेंट है? आपने सारी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट को वादा करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, वो क्या था बताइए? नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि फिर समाधान निकलेगा कैसे? आप ये कह रहे हैं कि देश आस्था से नहीं चलेगा, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हमारी आस्था के केंद्र में है काशी, मथुरा, और समाधान कैसे निकलेगा अगर आप दोनों ही पक्ष अड़ जाएंगे अपनी बात पर? पॉइंट ऑलरेडी 1991 एक्ट है, मीटिंग पॉइंट खुद 1991 का एक्ट है। आप मॉडर्न इंडिया को, मिडिवल इंडिया के चीज़ों को लेकर अगर आप उसको जंग की ज़मीन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। मीटिंग पॉइंट तो 91 एक्ट है ना, उसी को कबूल करना चाहिए सबको, और मोदी सरकार को कबूल करनी चाहिए। क्या देश के प्रधानमंत्री भारत में, उनके टेन्योरशिप में प्रधानमंत्री जब हैं, तो क्या वो चाहते हैं कि 1980 और 1990 की वो उस हेट्रेड की, उस नफरत की तारीख को दोहराया जाए? ये देश के प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर तफसील से, डिटेल में अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कोशिश लगातार होनी चाहिए, समाधान की, सोल्यूशन किस तरह से निकले, ये कोशिश होनी चाहिए। और जो बार बार अभी आप सुन रहे थे कि कैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये बात कह रहे हैं कि आप काशी, मथुरा हिंदुओं को दे दीजिए, और जो हिंदू पक्ष है वो अपना क्लेम दूसरी जगहों पर छोड़ देगा, और वो ये कहते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से केस लड़ने के लिए भी तैयार है। वो अंश भी आप देख लीजिए। मस्जिद को दूसरी जगह बनाने में इनकी क्या तकलीफ है? और हम तो सारे 40,000 मंदिरों को जो तोड़ा है उसको तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ 3, क्योंकि वो कहीं और नहीं बन सकता है। राम मंदिर, क्योंकि राम वहाँ पैदा हुए तो वहीं बन सकता है।
तो बाबरी मस्जिद को हटाना था। कृष्ण जन्मभूमि वो वहीं जहाँ मस्जिद खड़ी है वहीं कृष्ण का जन्म हुआ, हमारी आस्था है। और जहाँ तक शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया उसी पर इन्होंने मस्जिद बना दी। तो इन तीनों को छोड़ने के बाद आगे कोई भी नहीं मांगेगा कि मस्जिद को हटाया जाए या तोड़ा जाए। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट फिरोज बख्त साहब हैं, अब्दुल मन्नान AIMIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ संत हितेश्वर नाथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब आपसे है, और सवाल ये है कि सोल्यूशन निकलेगी कैसे, जिस सवाल का जवाब मुझे असदुद्दीन ओवैसी ने भी नहीं दिया। लेकिन इस देश को तो समाधान चाहिए ना, इस देश को टकराव या तकरार नहीं चाहिए। आदित्य जी, जहां तक के मैं समझ पाया हूं इतने दिनों में जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चली वाराणसी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के, और काफी स्टडी करने के बाद में, अच्छे लोगों की बयानात भी सुनने के बाद में, यहाँ तक के इरफान हबीब साहब हिस्टोरियन जो हमारे हैं उन्होंने भी इस चीज को वादे कर दिया कि औरंगजेब का फरमान बहुत ही ये है, रिवीलिंग है। मस्जिद को बनाने के लिए मंदिर को गिराया गया था। अब इन सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आदित्य जी, मैं ये समझता हूं जो हमारी महिलाएं गई हैं कोर्ट के अंदर और वो चाहती हैं कि उनको पूजा करने की अनुमति दी जाए, तो ये तो एक बड़ा सवाब का काम है, बड़ा पुण्य का काम है। इसको देने में बीजेपी सरकार को देरी क्यों लग रही है? अगर बीजेपी सरकार कोर्ट और जुडिशरी और जज साहिबान के पीछे छुपना चाहती है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील ना करना चाहती है, तो ये साबित होगा कि वो इसको एक पुण्य का काम नहीं। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे स्वामी हितेश्वर नाथ, आप सुन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें किसी तरह का बदलाव अगर हुआ तो सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ेगा। अदिति जी, ये भारत का सौभाग्य है कि भारत में आजादी के बाद 2014 में इस देश को एक सनातनी प्रधानमंत्री मिला जिनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी ओवैसी साहब ने एक बात कही थी, आपने ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि पुराने जख्मों को मत करो दो। इसका मतलब ये है कि जितनी भी इस भारत के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उन पर सबसे पहले मंदिर था और उन्होंने उनको तोड़ के मस्जिद को बनाया। ये मतलब प्रूफ कर दिया इन्होंने कि पुराने हमारे जख्मों को मत करो दो। अब ये हमने, चलो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी 3 चीजें, राम मंदिर, हमारा कृष्ण मंदिर और हमारा काशी का विश्वनाथ, ठीक है, मैं एग्री करता हूं तीनों को दे दो। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे जो 40,000 मंदिर तोड़े हैं, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से कहूंगा वहां पे हमारे मंदिरों को ही बनाना चाहिए और वो सारी मस्जिदें हटनी चाहिए। और जिनका कोई अस्तित्व नहीं है भारत के अंदर, वो बात करते हैं इन्हीं के लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा और आज ये बात करते हैं इस बात की, इनको पता होना चाहिए गलत बात कर रहे हैं। जल्दी से अब एक कमेंट यहाँ पे मैं चाहती हूँ, अब्दुल मन्नान साहब ये कह रहे हैं आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, तो फिर लिस्ट बहुत लंबी आएगी मैडम आक्रांताओं की। फिर ये होगा कि आर्यन ने आके जब वैदिक धर्म की स्थापना की तो उन्होंने कितने जो है बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और कितने जैन मंदिरों को तोड़ा, ये भी आएगा सामने। अब सवाल इस बात का है कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया क्यों गया? जब बाबरी मस्जिद को कल्याण सिंह जी ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद ऐसे मुख्यमंत्री तोड़वा दिया, और जब अडवाणी जी ने हलफनामा लेके नेतृत्व करते हुए बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया, तो क्या इन आरएसएस और भाजपा के लोगों पर भरोसा किया जा सकता? और इसके बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की तरफ से और ईदगाह कमेटी की तरफ से एक समझौता हुआ 1968 में। उस समझौते के तहत ये हुआ कि मथुरा की ईदगाह यहाँ रहेगी और यहाँ मंदिर रहेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि। उस पे कोर्ट में जो है रजिस्टर्ड समझौता हुआ, ऐसा वैसा नहीं हुआ। फिर भी आप जो है आप कह रहे हो कि नहीं मथुरा भी हमें चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी तो एक पर्सनालिटी है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत का संविधान तो हम रहे या ना रहे, आप रहो या ना रहो, भारत का संविधान पूरे
जब ठीक तक है, भारत है, हमारे तब तक साथ होगा। जुनैद हारिस भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जुनैद हारिस, यहाँ पर हर पक्ष अपनी दलील दे रहा है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक तरफ कहा जा रहा है तो सांप्रदायिक सौहार्द बनने की दिशा में कदम था, वहीं इसका क्रिटिसिज्म ये है ये तुष्टीकरण और राजनीतिक मंशा से लिया गया फैसला था। 1 मिनट है आपके पास। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और साथ मिलकर के चलने की जो हमारा जो अप्रोच हुआ था और मानवता और राष्ट्रीयता दोनों से समझौता किए बगैर मिलजुल कर के राष्ट्र निर्माण की जो कोशिश हुई थी, उसका जो मूल अगर आप बुनियादी अगर अप्रोच समझ सकते हैं तो यही था कि हम इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो पीछे गुजरी हैं उनको छोड़ दिया जाए और देश निर्माण के लिए कोशिश करें। जाहिर सी बात है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ों को अगर शुरू करेंगे, अभी मैंने सिर्फ एक साहब को मैं सुन सका और मैं बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 84,000 विहारों की बात बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं जिनको कि तोड़ा गया था। मैं कहता हूं कि क्या उन सारी चीज़ों को लाने की कोशिश होगी और ये सिलसिला थमेगा कब? जाहिर सी बात है कि ये तो कोई वो नहीं है ना, कोई लिमिट नहीं है ना कि आज एक है, पहले एक अयोध्या का जो मामला हो गया, अभी काशी का मामला हो रहा है, मथुरा का होगा, फिर 30,000 40,000, कोई लिमिट भी तो नहीं है ना। तो ये सवाल ये है कि हम देश को किस ओर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। असल बात ये है, अगर हम देश निर्माण की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं समझता हूं कि देश हित के खिलाफ है। किसी भी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि ये तुष्टीकरण है। ठीक है, जल्दी से अब एक कमेंट फिरोज बख्श साहब। यहां पर आप देख रहे हैं मुस्लिम पक्ष कहता है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ेगा अगर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्क्रैप किया जाता है या उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। हिंदू पक्ष ये कहता है कि आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी की। आस्था इसमें इन्वॉल्व है, साथ ही इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर आप देख रहे हैं एक कानून का सवाल है। दिया गया, आखिर में दिया गया है, उसको मैं जस्टिफाई करूं। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आई जब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो हवाला दे रहे थे स्वामी विवेकानंद का। क्या उनको स्वामी विवेकानंद का वो कोट याद नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है कि सदियों की घोर हिंदू मुस्लिम ईर्ष्या द्वारा हम जर्जर हो रहे हैं, हम सदा एक दूसरे का बुरा ताकते हैं। ये भी उनको कहना चाहिए था। हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात वो करते हैं और भी विपक्ष के नेता हैं वो तो इस तरह की बात नहीं करते हैं। और दूसरी बात, चूंकि ये प्रोग्राम करोड़ों अरबों लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी, और दूसरे जो सिस्टम है उन पे भी देख रहे हैं, मीडिया के सारे सिस्टम्स पे देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदुओं से मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो संस्कारी है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, पेट्रियोटिक है और नेशनलिस्ट है। और मुसलमानों से हमेशा मैं कहता हूं, पहले भी मैंने कहा था कि ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदुओं से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। नाउ हैविंग सेड दैट, क्विकली मैं जवाब देता हूं, ये 1991 का अगर एक्ट जो है इसको हटा दिया जाता है, कोई हिंदू मुस्लिम रंजिश नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम रंजिश पैदा करने वाले ये ओवैसी साहब जैसे हैं, इनके भाई। ठीक है, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं जो कि पिटिशनर भी हैं जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जाती है। अश्विनी उपाध्याय जी, बैरिस्टर ओवैसी जी न्यूज़ से उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि इस एक्ट को बचाना जरूरी है क्योंकि इस एक्ट को लाया ही इसलिए गया था ताकि कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखा जा सके। देखिए, उन्होंने अपनी चिट्ठी में 4-5 बार सेकुलर शब्द यूज किया है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकुलर का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। सेकुलर का मतलब है राइट टू जस्टिस। सेकुलर का मतलब राइट टू इक्वलिटी। सेकुलर का मतलब राइट टू रिलीजन। सेकुलर का मतलब राइट टू ट्रेडिशन। सेकुलर का मतलब राइट टू कल्चर। तो ये कानून 1991 का जो कांग्रेस ने बनाया, ये तो इन सबके खिलाफ है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो कोई डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व किया जाता है कोर्ट के जरिए, क्योंकि ये माना गया कि भाई लाठी डंडा चलाने से अच्छा है या तो आपसी सहमति से पंचायत कर लो, अगर पंचायत फेल हो जा रही तो कोर्ट जाओ, कोर्ट से फैसला कर लो। ये कानून तो पंचायत भी नहीं करने दे रहा है। ये कह रहा है कि 1947 में जो जैसा था वैसा रहेगा, आप पंचायत करके भी नहीं ले सकते। मतलब अगर आज चाहें हिंदू मुस्लिम मिलके भी अगर चाहें कि वो मथुरा का या भद्रकाली का या भोजशाला का या ज्ञानवापी का फैसला करें आपसी पंचायत के आधार पे, तो ये कानून पंचायत भी नहीं करने दे रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा
तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। और इस कानून ने वही काम किया, इसने कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। अगर भारत में आजादी की 75 साल के बाद भी जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, और जिसके बारे में इतिहासकार कह भी रहे कि हाँ ये फला फला हिंदुओं का स्थान, हमारे केवल वेद पुराण में नहीं है, इतिहासकार भी कह रहे हैं कि हाँ इस दिन ये तोड़ा गया, इस दिन ये तोड़ा गया, इस दिन काशी तोड़ा गया, इस दिन मथुरा तोड़ा गया, इस दिन जौनपुर का टाला तोड़ा गया। इतिहासकार ही नहीं कह रहे, तोड़ने वाला खुद भी अपने फरमान में लिखवा रहा है कि भाई वो ऑर्डर दे रहा है कि इस दिन तोड़ो, और जब जिसने तोड़ा है उसका सेनापति लिख रहा है हमने तोड़ दिया। इतने सारे एविडेंस के बावजूद अगर हम कोर्ट के जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, कोर्ट के जरिए समाधान चाहते हैं, तो इसमें डिस्प्यूट कहां से है? ओवैसी बहुत चालाक आदमी है, ओवैसी ने बहुत सारे कानून खुद चैलेंज करवाए हैं। जवाब लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जुनैद हारिस आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। ये कानून सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं, इसलिए माहौल बना रहे हैं। पहली बात ठीक है, माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी माहौल बना रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने जो हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करने की कोशिश की है वो बिल्कुल निराधार है कि उसने कहा कि तोड़ने के लिए और सेनापति ने कहा उसको तोड़ दिया। ये जो मस्जिद है उसके हवाले से बातें नहीं है। अगर हिस्टोरिकल बात करना चाहें तो उस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा मैं बड़ी मिसाल देना चाहता हूं कि औरंगज़ेब के बाद शिवाजी ने बाकायदा औरंगज़ेब से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन कभी भी इसको आधार नहीं बनाया था कि हमारे इस मंदिर को तुमने तोड़ दिया है, इस वजह से हम उसका बदला लेना चाहते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट की पर कहाँ बात आप कर रहे हैं? उस वक्त की लड़ाइयाँ हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं हुआ करती थी। और आपको मैं बता दूं, मंदिर और मस्जिद तोड़ने का अगर कोई इशू है तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अलका पटेल की किताब है रीयूज ऑफ मटेरियल्स के बारे में। मस्जिद भी तोड़े गए हैं भाई। ये राजा अपने आसानी के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी किया करता था कि सत्ता को कैसे बचाए और कैसे माल हड़पे जनता का। मैं किसी भी राजा को फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंदिर और मस्जिद को हम इस बात को जरूर फेवर में रहने दिया जाए, उसके साथ किसी किस्म ठीक है। अश्विनी उपाध्याय, एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर पास्ट के रॉन्ग्स की बात की जाएगी, अतीत में हुई गलतियों की बात की जाएगी, तो फिर ये लिस्ट कहां थमेगी? आप लाइन कहां ड्रॉ करेंगे? नहीं, लाइन तो मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात तो बात ये कही जाती है मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। भाई भारत में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं अदिति जी। अगर 100 मुकदमे और आ जाएंगे या 150 मुकदमे और आ जाएंगे तो उससे कोई आसमान टूट नहीं पड़ेगा। भारत में पहले से ही 5 करोड़ मुकदमे हैं, 100 और बढ़ जाएंगे, बस इतना ही तो होगा। भाई जौनपुर का टाला बढ़ जाएगा, अहमदाबाद का भोजशाला भद्रकाली बढ़ जाएगा, मध्य प्रदेश का भोजशाला बढ़ जाएगा, ज्ञानवापी पहले चल ही रहा है, आपका मथुरा पहले चल ही रहा है, तो ऐसा बहुत मुकदमे नहीं आने वाले। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर है। खाड़ी देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वहां तो शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, सड़क को चौड़ा करने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए मस्जिद तोड़ देते हैं, क्योंकि उनका कहना है ये प्लेस ऑफ प्रेयर है। प्लेस ऑफ प्रेयर आज यहाँ हो सकता है, वहां हो सकता है, कल वहां हो सकता है। भाई वहां पे जस्ट स्थान है, असेंबली प्लेस है वो। और प्लेस ऑफ प्रेयर और प्लेस ऑफ वर्शिप का अंतर समझिए। एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ प्रेयर होता है, आप वहां नमाज पढ़ते हैं, जिसको जो भी करना वो करता है। प्लेस ऑफ प्रेयर शिफ्ट हो जाता है, वहां गोडाउन बन जाता है, कल को वहां रिसेप्शन बन जाता है, परसों कुछ और बन जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जवाब लीजिए, आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप और प्लेसेस ऑफ प्रेयर में फर्क होता है। अतीकुर रहमान पहले आपका जवाब, उसके बाद संत हितेश्वर नाथ। जल्दी प्लीज। जी, अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत मेहनत की है इस केस से रिलेटेड। ये जो भी डेफिनेशन दे रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप में एग्री तो नहीं करता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपकी बात से मैं फुल एग्री कर रहा हूं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील या अमेंड ना करते हुए सरकार ये लटकाने, अटकाने, भटकाने का पैतरा खेल क्यों रही है? ये हिंदुत्व कंसोलिडेशन, ये राजनीति, ये वल्चर पॉलिटिक्स कब तक भारत झेलता रहेगा? सीधा रास्ता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या रद्द किया जाए या अमेंड किया जाए। मैं आपकी बात का, अब आप सरकार से पूछिए कि लटकाना, अटकाना, भटकाना कौन सी वल्चर राजनीति को जन्म दे रहा है? जवाब ले लीजिए अश्विनी उपाध्याय। देखिए, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं एडवोकेट के नाते जो चीजें मुझे गलत लगती हैं वो मैं सुप्रीम कोर्ट ले जाता हूं। मैंने तो मुस्लिम बहन बेटियों के लिए कम से कम 25 पिटीशन किया हुआ है।
3 तलाक खत्म करने के लिए, हलाला खत्म करने के लिए, बहुविवाह खत्म करने के लिए, मुता खत्म करने के लिए, मिस्यार खत्म करने के लिए, दारुल कज़ा खत्म करने के लिए, मुस्लिम बहन बेटियों की शादी की उम्र बराबर कराने के लिए, मुस्लिम बहन बेटियों की जो है सबको गुजारा भत्ता मिले, सबको तलाक का एक ग्राउंड हो जाए, सबको विरासत का अधिकार मिले, सबको वसीयत का अधिकार मिले। तो हम यहाँ फिरोज बख्शी है, वो जानते हैं कि मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भाई साहब 25 PIL किया हुआ है। एक मिनट, आपने कोई, मैंने आपको टोका नहीं प्लीज, मैंने आपको टोका नहीं प्लीज। अतीकुर रहमान जी आराम से सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना। देखिए फिरोज बख्शी यहाँ बैठे हुए हैं, अदिति जी आपके पैनल में फिरोज बख्त अहमद साहब बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि हमने मुस्लिम बहन बेटियों के लिए ही 25 PIL किया है, 1-2 नहीं किया, 25 किया हुआ है। अब मैं आता हूं इस विषय पे। हमारा ये कहना है इस देश में संविधान है, सबको समान अधिकार है, समान विधान है, तो अच्छा ये है कि जो डिस्प्यूट है उस पर हल्ला गुल्ला ना हो, या तो आपसी मीडिएशन से ठीक हो जाए, और आपसी मीडिएशन फेल होता है तो कोर्ट से हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये कानून बना के सरकार ने मीडिएशन को भी खत्म कर दिया। अब अगर चाहे मान लो ज्ञानवापी में दोनों पक्ष बैठ जाए, काउंटर ले लीजिए अतीकुर रहमान से। धन्यवाद अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना उद्धार करने की सोची। वर्जिनिटी टेस्ट के अगेंस्ट में कोई PIL फाइल किया आपने? देवदासी सिस्टम के लिए कोई PIL फाइल किया आपने? ऑन अ डेली बेसिस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक महिला डेली फोन करती है ऑन एन एवरेज और कहती है अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, उन्होंने क्या किया उन्होंने ये बता दिया। अब उन्होंने नहीं किया उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, उसके लिए मैंने डिबेट नहीं रखी। उन्होंने क्या किया इसके लिए भी मैंने डिबेट नहीं रखी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बहस के लिए मैंने डिबेट रखी है। अब्दुल मन्नान जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आपने डिबेट रखी है और सोनी कुमार जी गिनाए जा रहे हैं कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या क्या किया। आपने कहा सवाल सुना है महिलाओं के लिए क्या क्या किया, आपने सुन लिया है सवाल पूछते हुए मुझे? आपने नहीं पूछा, उन्होंने कहा, आपने सुना? आपने शायद सुना नहीं। अभी मैंने क्या कहा? आप मुझसे लड़ने आए हैं सर, मुझसे लड़ने आए हैं, कोई बात नहीं। संत स्वामी हितेश्वर नाथ, स्वामी हितेश्वर नाथ, अब आप अपनी बारी पर बोलिएगा सर। आप अगर मुझे अटैक करके इस डिबेट को आप हाईजैक करेंगे, मैं 1 सेकंड जाया नहीं करूंगी। स्वामी हितेश्वर नाथ। अदिति जी, ये जो एक्ट बना था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और आप जानते हैं कि कांग्रेस किनकी हितैषी किनकी बात करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं हम हिंदू लोग क्या गलत कर रहे हैं, सनातनी क्या गलत कर रहे हैं। अपने अधिकार, अपने भगवान अपने स्थान को नहीं ले सकते क्या? हम अपने घर पे हमारा अधिकार नहीं है? हमारे भगवान राम पे हमारा अधिकार नहीं है? हमारी कृष्ण जन्मभूमि पे हमारा अधिकार नहीं है? मुझे इतना बता दीजिए, एक छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि जब आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे जितने मंदिर थे, आज अगर हम उनको मंदिरों को अपने वापस चाहते हैं तो आपको 3 चीजें देने में क्या परेशानी है? हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, आपको अपना स्थान मुबारक है, हमको अपना स्थान मुबारक कर दीजिए, हमारे स्थान पर अपना जोर मत चलिए। दूसरी बात, कानून में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। आप ज्ञानवापी की बात देख लीजिए, अगर ये स्थान हमारे नहीं होते तो उन पे प्रतीक चिन्ह कैसे मिलता? त्रिशूल का चिन्ह मिला, शंख का चक्र का चिन्ह मिल रहा है। जितने भी हमारे सनातन धर्म को जितने भी चित्र दर्शाते हैं सब मिल रहे हैं। क्या हम लोगों ने कोटेशन करके उसको बना दिया? ऑलरेडी पहले से वो हमारे स्थान है, तो स्थानों को हमें दे देना चाहिए। इस पर कोई भी, और रही एक्ट की बात, मैं अगर वक्फ एक्ट की बात करता हूं, ये लोग कहते हैं 2 मौलवी किसी भी मंदिर किसी भी स्थान पर जाके ये बोल दें कि ये मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। अभी सर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर रहते हैं, अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर रहते हैं। अब्दुल मन्नान, आप ये बताइए कि अभी तक अश्विनी कुमार ने बिल्किस बानो पर क्यों नहीं किया? आपको उस पर भी जाना चाहिए था। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1961 बनाया क्यों गया? 1961 इसलिए बनाया गया था कि देश में जो भी हिस्टोरिकल रंग, 91, सॉरी, इतना तो आप चाहे तो टॉलरेट कर सकते हैं। तो फैक्ट चेंज हो जाएगा ना सर, कानून की बात करें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। बोलिए। अरे स्लिप ऑफ टंग के लिए आप इतना उलझ गई हैं। हेलो, तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि ये एक्ट बनाया क्यों गया? ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई हिस्टोरिकल रंग है, जैसे कि आर्यंस ने आके कब्जा कर लिया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तहजीब बर्बाद कर दी, या बहुत सारे बौद्ध मंदिरों पे आपने कब्जा कर लिया, बहुत सारी जैन मंदिरों पे आपने कब्जा कर लिया, बहुत सारे
राजा महाराजाओं की लड़ाई हुई, उसमें कहीं मंदिर तोड़े गए, कहीं मस्जिद तोड़े गए, तो उन सब गड़े मुर्दों को ना उखाड़ा जाए और भारत को तरक्की के रास्ते पर, आखिर सेक्युलरिज्म के रास्ते पर लेकर चला जाए, जो हमारा संविधान है उसके तहत काम किया जाए। ये बताएं अभी तक कितने क्लेम्स हैं मंदिरों पर, बताइए अभी तक कितने क्लेम्स फाइल किए गए हैं बुद्धिस्ट साइड द्वारा और कितने क्लेम्स फाइल किए गए हैं जैन साइड द्वारा 1991 से पहले, जिसलिए अभी आपने कहा कि ये इसलिए लाया गया था ताकि कल को बुद्धिस्ट जो हैं, जैन्स जो हैं वो क्लेम ना कर पाए। तो आप मुझे बताएं कितने क्लेम्स अभी तक उनकी तरफ से आए हैं? होना शुरू हो गया है ना। 1991 में एक्ट की आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं सर मुझे। अरे 1991 में आप मुझसे कह रहे हैं ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि जैन ना क्लेम कर सके, ताकि बुद्धिस्ट ना क्लेम कर सके। तो आप मुझे बताइए ना तब तक कितने क्लेम्स इन दोनों की तरफ से आए थे? मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ मन्नान जी ध्यान से सुनिए, मेरे साथ एग्रेसिव होने की आपको जरूरत नहीं है। मेरा जो सवाल है, आपने जो बात रखी उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है और मेरे साथ रहिए तथ्यों पर, मेरे साथ एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है सर। मुद्दे पर आइए, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ, बताइए मुझे। लागू कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। मंदिरों को, जैन मंदिरों को आपने तोड़ा, आपने बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और बौद्धिस्ट दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारा फला मंदिर। आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ मैं? आप लोगों ने बर्बाद कर दिया और जो मुसलमान करते हैं उन्होंने तो इस देश को आबाद किया है, उन्होंने तो आबाद किया है इस देश को। 47 में भी आबाद किया था और अब भी बैठकर आबाद कर रहे हैं ना, वहां से कोई अलगाव नहीं आता है। अब्दुल मन्नान सोच समझकर बोला कीजिए, सोच समझकर स्वीपिंग जनरलाइजेशन मत दिया कीजिए, बेहतर होगा आपको। मैं अब आपको सवाल का जवाब देकर जाना है मुझे। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके मुताबिक इसलिए आया ताकि जैन्स क्लेम ना कर सकें, ताकि बुद्धिस्ट क्लेम ना कर सकें। आप बताइए तब तक कितने क्लेम इन दोनों समुदायों द्वारा फाइल किए गए थे? मुझे बस इतना बता दीजिए। बुद्धिस्ट तो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। 1991 से पहले 10 केस, 5 केस, 4 केस, चलिए छोड़ दीजिए, आप 2 केस बता दीजिए मुझे बस। हम ये कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट तो साफ साफ कह रहे हैं ना, आप इसमें आपके कहने की बात नहीं है सर, तथ्य में बात कीजिए। मैंने आपसे बार-बार कहा है, आपने दावा किया 1991 का एक्ट इसलिए आया ताकि जैन्स और बुद्धिस्ट को रोका जा सके। आप बताइए ना मुझे, 4 केस उन्होंने फाइल कर दिए हो, 2 केस फाइल किए हो, 2 ही गिनवा दीजिए दोनों की तरफ से। चलिए एक केस फाइल कर मुझे गिनवा दीजिए। इतना क्यों हो रही है? बुद्धिस्ट के नाम पर इतना क्यों चल रही हो? क्या बुद्धिस्ट इस देश के नागरिक नहीं? अपनी भाषा पर ना लगाम रखिए, भाषा पर संयम रखिए और मर्यादित तरीके से मुझसे बात कीजिए। और तथ्य पर मुझसे बात नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम होमवर्क बेहतर करके आइएगा, नेक्स्ट टाइम होमवर्क बेहतर करके आइएगा। मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं करती हूँ। जब क्लेम करते हैं ना एक नेशनल टीवी पर आकर, तो उसे लेकर होमवर्क पूरा होना चाहिए। चलिए मैं अश्विनी उपाध्याय से समझ लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप सुनिए, सुन लीजिए आप ध्यान से। अश्विनी उपाध्याय, वो एक तथ्य बेस्ड क्वेश्चन है मेरा। चलिए अतीकुर रहमान के पास शायद इस सवाल का जवाब होगा। अतीकुर रहमान, कितने बुद्धिस्ट, कितने जैन जिन्होंने 1991 से पहले हिंदू टेंपल पर क्लेम किया? मुझे उम्मीद है आप इस सवाल का जवाब मुझे देंगे। जी धन्यवाद आदित्य जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब भी मिलना जरूरी है या ढूंढना जरूरी है कम से कम। हाँ ढूंढिए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आने के बाद या 1947 के बाद जितने भी जैन भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सब लोग अच्छी तरह से, जिस तरह से अभी हमारे मन्नान साहब ने भी कहा और जुनैद हारिस साहब ने भी कहा, सब लोगों ने इस बात को मान लिया था कि भारत की तरक्की, भारत की प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं वो रिलीजियस आक्रांता बिगोट्री नहीं रहेगी जो 16th और 15th सेंचुरी में। मैं आपसे क्या सवाल पूछा है? मैंने आपसे सवाल पूछा अभी, अब्दुल मन्नान ये क्लेम कर रहे थे ताकि बुद्धिस्ट क्लेम ना कर पाए, ताकि जैन्स क्लेम फाइल ना कर पाए। ये जानना चाहती 1991 से पहले ऐसे कितने क्लेम्स थे हिंदू मंदिरों पर? नहीं किए इसी वजह से, क्योंकि भारत की जब क्लेम्स नहीं किए तब सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा था। नहीं क्लेम किए थे उन्होंने तब सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा था। आप लोग पहले आपस में डिसाइड कीजिए कि लॉजिक और कॉमन सेंस क्या कहती है। लॉजिक और कॉमन सेंस क्या कहती है? मुझे अच्छा लग रहा है अब्दुल मन्नान जी आप हंस रहे हैं। आपको रियलाइज तो हुआ कितने इलॉजिकल बात आप कर रहे थे, कितनी इलॉजिकल लाइन ऑफ आर्गुमेंट किया आपने। कोई बात नहीं। अश्विनी उपाध्याय, चलिए मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ, इस सवाल का जवाब मेरे लिए जरूरी है। जैन्स और बुद्धिस्ट, उनके द्वारा अभी तक 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से पहले भी और इसके बाद भी कितने क्लेम्स फाइल किए गए?
देखिए, पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को केवल अश्विनी उपाध्याय ने चैलेंज नहीं किया है, विष्णु शंकर जैन ने भी चैलेंज किया, जो इसे खुद कई जैन है। पिटिशनर्स ने किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें अमेंडमेंट की बात की है, कई पिटिशनर्स। हाँ, नहीं, मैं तो कह रहा हूं उसमें जैन भी आए हुए हैं, सिख भी आए हुए हैं, हम हिंदू हैं, बौद्ध भी आए हुए हैं। ये जो चारों नाम ले रहे हैं, ये चारों लोगों ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मैं हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी है, हरिशंकर जैन है, सिख भी है, बौद्ध भी है, सब कैटेगरी के लोग आए हैं। और जहां तक बात सेकुलरिज्म की बार बार दुहाई दे रहे हैं, ये बताइए, क्या नेहरू सेकुलर नहीं थे? क्या इंदिरा जी सेकुलर नहीं थी? या राजीव गांधी सेकुलर नहीं थे? ये एकाएक सेकुलरिज्म की चिंता 1991 में हुई। उसके पहले कांग्रेस को भी चिंता नहीं थी, किसी को सेकुलरिज्म की चिंता नहीं थी। सारी चिंता जब राम मंदिर का मूवमेंट शुरू हुआ उसके बाद ही हो गया। और एक नहीं हुआ, 19 कानून देखिए कैसे बनाए। 1991 में इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, 1995 में इन्होंने वक्फ एक्ट बनाया। मतलब उस 5 साल के कार्यकाल में 5 इन्होंने बड़े महापाप किए। वो 5 महापाप को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1995 का वक्फ एक्ट। ठीक है सर, अभी मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे फोकस करना चाह रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन काशी में ज्ञानवापी हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या में श्री राम मंदिर की तरह ये भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान कि किसी की आस्था के लिए मुसलमान मस्जिद कुर्बान नहीं करेंगे, ये क्या इशारा करता है? ये संकेत है कि समाधान आपसी सहमति से नहीं बल्कि अदालत से ही मुमकिन दिख रहा है। ऐसे में सोचने की जरूरत है कि आखिर कब तक देश इस तरह के धार्मिक विवादों में उलझा रहेगा। इसलिए सोचिएगा जरूर कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इस तरह के धार्मिक विवादों पर विराम लगाकर आगे की सुध ली जाए। धार्मिक विवादों में फंसकर देश ने काफी नुकसान उठाया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर विवाद भी लंबा खिंचा। ऐसे में सवाल यह है कि काशी मथुरा को भी पाने के लिए क्या देश को एक और 1992 से होकर गुजरना पड़ेगा? इसलिए सोचिएगा जरूर कि आखिर ऐसा क्यों है कि धार्मिक मुद्दों के बीच असली मुद्दे जो हैं वो खोते जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कि इन धार्मिक मुद्दों की वजह से जो खाई पैदा होती है उसमें फायदा किसका है, कौन उठाता है उसका फायदा और नुकसान किसे झेलना पड़ता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि सोचे बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते, पीएफआई बैन पर शफीकुर रहमान बख्श का विवादित बयान आया है। मुसलमानों को डराने के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया, ये कह रहे हैं शफीकुर रहमान बख्श, और साथ ही कह रहे हैं कि मुसलमानों को खौफजदा करने के ये पाबंदी लगाई गई है। साथ ही सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगा दिया गया। शफीकुर रहमान बख्श अपने विवादों के लिए अक्सर, अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि देश में कोई गद्दार नहीं है, मुसलमान इसी मुल्क के हैं। अब ये देशभक्ति वाली बहस या देशभक्त वर्सेस गद्दार की बहस में वो क्यों जाना चाहते हैं, ये शफीकुर रहमान बख्श ही बता सकते हैं। मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए ये सारी बातें करती है। अब चूँकि जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक है उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया, तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इस मुल्क के हैं। और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैंड नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, ज्यादती करना। तो एक बार फिर से आपको बताते हुए, कसम संविधान की सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे जी न्यूज़ पर देखना ना भूलें आप, आपसे जुड़े मुद्दे, क्योंकि जवाबदेही तय करनी जरूरी है सियासत की।